नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या भारत और नेपाल के बीच अब चाय पर जंग शुरू हो चुकी है? क्या नेपाली चाय दार्जिलिंग ब्रांड के लिए खतरा बन रही है? और क्या इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि चीन, भू राजनीति और हिमालयी ब्रांड की लड़ाई छिपी हुई है? आज हम समझेंगे इंडिया नेपाल टी कॉन्फ्लिक्ट का पूरा जियो पॉलिटिकल एनालाइज, जहां सिर्फ चाय एक पेय नहीं बल्कि पहचान, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और रणनीतिक प्रभाव का हथियार बन चुका है। एक तरफ है दुनिया भर के मशहूर दार्जिलिंग टी ब्रांड, तो दूसरी तरफ तेजी से उभरती हुई नेपाल हिमालयन टी इंडस्ट्री, जो कम कीमत, समान स्वाद और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती पहुंच के कारण भारत के लिए नई चुनौती बनती जा रही। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या नेपाल की चाय इंडस्ट्री के पीछे चीन का बढ़ता प्रभाव भी काम कर रहा है? क्या हिमालय अब सिर्फ सीमा नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांडिंग बैटलफील्ड बन चुका है? चलिए पूरी कहानी को इतिहास, व्यापार, राजनीति और भू रणनीति के नजरिए से समझते हैं। साथियों, आज का वीडियो रोज के वीडियो से थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, दार्जिलिंग बनाम नेपाल टी, टकरार क्यों? नेपाल की तरफ से नेपाल टी और भारत और नेपाल में अब चाय पर क्या जंग होगी, इसी पर है ना। चाय आप जानते ही हैं कि इस समय अंतरराष्ट्रीय पेय पदार्थ है। लोग जब किसी से मिलते हैं तो सीधे एक ही सवाल पूछते हैं, चाय पीजिएगा? यानी कि चाय, गर्मी कितनी हो, ठंड हो, जो भी हो, चाय सबको चाहिए। लेकिन ये जो चाय है, इस चाय पर टकरार क्यों हो रही है? हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते ही अपने जीवन में आगे बढ़ गए और दो देशों के बीच के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। दो समाचार पत्रों को हमने इसके लिए लिया है। एक है कांतिपुर, जो लिखता है, व्हाई डज इंडिया रिपीटली ऑब्स्ट्रक्ट नेपाली टी? In recent years, the same pattern of problem has been recurring, sometimes quality issue, sometimes testing regulations, sometimes quantitative control, sometimes labeling and sometimes paperwork. काठमांडू पोस्ट लिखता है, इंडिया रिकरिंग बैरियर्स एक्सपोज बैटल वॉर ओवर नेपाली टी एंड दार्जिलिंग ब्रांड। इसी के ऊपर हमारी जो है वो चर्चा है कि भारत की चिंताएं क्या है। साथियों, भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से बेहद करीबी और ऐतिहासिक रहे। दोनों देशों के बीच सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध मौजूद है। भारत नेपाल के संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसकी खुली सीमा, दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा आवाजाही कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में रोटी बेटी का संबंध भी जो है वो दोनों देशों के समाज को गहराई से जोड़ता है। नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार दोनों देशों में रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी नेपाल और भारत का संबंध बेहद मजबूत रहा है। जनकपुर से लेकर काशी और पशुपतिनाथ से लेकर अयोध्या तक सभ्यता और आस्था का एक साझा इतिहास दोनों देशों को जोड़ता है। आर्थिक रूप से भी नेपाल लंबे समय तक भारत पर निर्भर रहा है। नेपाल की व्यापार, ईंधन सप्लाई, ट्रांजिट रूट, रोजमर्रा की जरूरतों में भारत की बड़ी भूमिका रही। लेकिन इन मजबूत रिश्तों के बावजूद समय समय पर कई मुद्दों पर तनाव भी बढ़ता रहा है, जैसे लिपू लेख और काला पानी का सीमा विवाद, नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को लेकर टकराव, मधेश राजनीति और भारत पर हस्तक्षेप के आरोप और सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल में चीन का लगातार बढ़ता प्रभाव। साथियों, पिछले एक दशक में चीन ने नेपाल में सड़कें, रेलवे, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत किया, जिससे साउथ एशिया में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई। और अब इसी संवेदनशील रिश्ते में एक नया विवाद जुड़ गया है और वो है चाय। पहली नजर में सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा लग रही, लेकिन वास्तव में यह हिमालय ब्रांडिंग, ग्लोबल मार्केट कंट्रोल और रीजनल इन्फ्लुएंस की बड़ी लड़ाई का हिस्सा जो है वो बनता जा रहा है। दार्जिलिंग टी भारत के लिए सिर्फ एक कृषि उत्पाद नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड और राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। दुनिया भर में दार्जिलिंग टी को कैंपेनेज ऑफ टीज कहा जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू, इसका स्वाद और उसका गुणवत्ता बेहद विशिष्ट माना जाता है। यह चाय मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालयी क्षेत्र में उगाई जाती है, जहां की जलवायु, ऊंचाई, मिट्टी इसके लिए एक अलग पहचान देती। तो लड़ाई जो है वो दार्जिलिंग ब्रांड को लेकर है और भारतीय उद्योग का आरोप है कि नेपाली टी को रीपैक करके दार्जिलिंग जैसा बेच दिया जाता है। इससे जीआई टैग जो है कमजोर है।
क्योंकि दार्जिलिंग टी को जो है वो जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा चर्चा यह है कि वेस्ट बंगाल में हजारों मजदूर टी इंडस्ट्री पर निर्भर हैं और जिस प्रकार से ये हो रहा है, चीप नेपाली चाय जो आ रही है, सस्ती नेपाली चाय जो है वो बाजार में हिस्सेदारी को ले रही है। भारत ये भी चाहता है कि नेपाल पूरी तरह से स्वतंत्र टी एक्सपोर्ट हब ना बन जाए और भारतीय बाजार पर नियंत्रण जो है वो बना रहे। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि दार्जिलिंग टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि इसको जीआई टैग मिला है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है और इसका मतलब यह है कि दार्जिलिंग टी नाम का उपयोग केवल वही चाय कर सकती है जो आधिकारिक रूप से दार्जिलिंग क्षेत्र में उत्पादित हुई। और यही जीआई टैग भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय ब्रांड की सुरक्षा को ये पूरा करते हैं। दार्जिलिंग टी की एक और खासियत है इसकी लिमिटेड प्रोडक्शन। दुनिया के तुलना में इसका उत्पादन अगर हम बात करें तो बहुत कम होता है, लेकिन इसकी मांग अत्यधिक प्रीमियम मार्केट में होती है। बात यूरोप की करें, जापान की करें, अमेरिका की करें, मिडिल ईस्ट की करें, वहां के लग्जरी टी मार्केट में दार्जिलिंग टी को एलीट प्रोडक्ट जो है वो माना जाता है और भारत के लिए इसका महत्व कई स्तरों पर है। यानी कि यह भारत की सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा है। यह प्रीमियम एक्सपोर्ट ब्रांड है, हिमालयन टूरिज्म आइडेंटिटी को यह मजबूत करता है और मेड इन इंडिया के वैश्विक प्रतिष्ठा का यह प्रतीक है। और यही कारण है कि यदि कोई दूसरा देश दार्जिलिंग जैसे हिमालयन टी ब्रांडिंग को चुनौती देता है तो भारत इसे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि ब्रांड आइडेंटिटी और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के खतरे के रूप में देखता है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से नेपाल की टी इंडस्ट्री, विशेषकर ऑर्थोडॉक्स टी सेक्टर, तेजी से उभरकर सामने आई। नेपाल का पूर्वी हिस्सा, खासकर जो सिक्किम के आसपास जो लगा हुआ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस हिस्से में भी अगर हम बात करें तो ये विवाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग टी के बारे में हमने कहा कि जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी और यूनिकनेस की गारंटी देता है। हमने कहा सुगंध, स्वाद और प्रीमियम क्वालिटी में दुनिया में कैंपनीज ऑफ टी के नाम से प्रसिद्ध है, ग्लोबल आइकॉन है। और भारत के लिए दार्जिलिंग टी सॉफ्ट पावर, हमने कहा एक्सपोर्ट ब्रांड है और टूरिज्म आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है। हमने कहा कि ऑर्थोडॉक्स टी सेक्टर जो कि नेपाल का है बहुत तेजी से उभर रहा है और नेपाल का जो पूर्वी हिस्सा है, खासकर इलाम और झापा क्षेत्र, आज हिमालयन टी प्रोडक्शन के एक बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु, ऊंचाई, मिट्टी दार्जिलिंग क्षेत्र से काफी मिलती जुलती है और इसी कारण नेपाल चाय का स्वाद और एरोमा भी कई मामलों में दार्जिलिंग टी जैसा माना जाता है। नेपाल की टी इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें कि हिमालय के जलवायु और अनुकूलन भौगोलिक परिस्थितियां उसका एक मुख्य कारण है। सस्ती मजदूरी और कम लेबर कॉस्ट एक महत्वपूर्ण कारण है। कम उत्पादन लागत जो है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्थोडॉक्स टी फार्मिंग और इंटरनेशनल बायर की बढ़ती हुई रुचि। सबसे बड़ा कारण यह है साथियों कि नेपाली ऑर्थोडॉक्टिक्स दार्जिलिंग जैसी गुणवत्ता का अनुभव देती है, लेकिन उसकी कीमत अपेक्षाकृत काफी कम होती है। और यही वजह है कि यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम बात करें तो यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई खरीदार अब नेपाल टी को एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव के रूप में देखने लगे हैं। आपके स्क्रीन पे ऑर्थोडॉक्स वर्सेस सीटीसी की जो है वो बातें हो रही। नेपाल की टी इंडस्ट्री अब सिर्फ स्थानीय कृषि क्षेत्र नहीं रही, बल्कि ग्लोबल प्रीमियम टी मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश भी कर रही। और यहीं से भारत के दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री को खतरा महसूस होने लगा। दार्जिलिंग टी प्रोड्यूसर का यह आरोप है कि कुछ व्यापारी नेपाली चाय को भारतीय चैनल के जरिए दार्जिलिंग ब्लेंड या हिमालयन टी के रूप में बेच रहे हैं, जिससे असली दार्जिलिंग ब्रांड की विशिष्टता और जीआई आइडेंटिटी जो है वो कमजोर पड़ सकती है। यानी यह संघर्ष अब सिर्फ उत्पादन का नहीं बल्कि ब्रांड के ऑथेंटिसिटी और अफोर्डेबल कंपटीशन की लड़ाई जो है बन चुकी है। सत्य, भारत इस पूरे विवाद में सिर्फ एक सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि भारत का दृष्टिकोण सबसे बड़ी चिंता जो है वो दार्जिलिंग ब्रांड के डाइल्यूशन को लेकर। दार्जिलिंग टी भारत की एक ग्लोबल प्रीमियम आइडेंटिटी है जिसकी प्रतिष्ठा दशकों से है, लेकिन भारतीय टी इंडस्ट्री का आरोप है कि कुछ व्यापारी नेपाली ऑर्थोडॉक्स टी को रीपैक या ब्लेंड करके दार्जिलिंग लाइक टी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं। क्योंकि नेपाली और दार्जिलिंग चाय का टेस्ट प्रोफाइल कई मामलों में मिलता जुलता है, इसलिए आम विदेशी खरीदार के लिए दोनों का अंतर समझना आसान नहीं होता। और यही से भारत की चिंता जो है वो शुरू हो रही है कि कहीं असली दार्जिलिंग टी और नेपाल हिमालयन की पहचान धुंधली हो गई तो जीआई टैग की विश्वसनीयता जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। साथियों, जीआई टैग जो है वो उसी उत्पाद की कानूनी सुरक्षा है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि हमने कहा कि ये एक कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी समस्या है। साथियों, अगर दार्जिलिंग के चाय के ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ा
तो वेस्ट बंगाल में हजारों मजदूर जो टी इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर है उनके लिए समस्या होगी। क्यों? क्योंकि लागत बहुत ज्यादा है, मजदूरी महंगी है, उत्पादन सीमित है और ऐसे में सस्ती नेपाली चाय बाजार हिस्सेदारी ले रही। भारत ये चाहता है कि नेपाल पूरी तरह से स्वतंत्र टी एक्सपोर्ट हब ना बन जाए और भारतीय बाजार पर नियंत्रण बना रहे। यानी ये सिर्फ व्यापार नहीं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का भी एक मुद्दा है। तो नेपाल के चाय उद्योग के बारे में हम बात करें तो हिमालय की जलवायु, सस्ती मजदूरी, कम उत्पादन और सिमिलर टेस्ट प्रोफाइल इसका एक सबसे बड़ा कारण है। नेपाल की चाय सस्ती भी, गुणवत्ता में बेहतर भी, कम उत्पादन लागत के कारण कीमत में बेहतर और बेहतर फ्लेवर, अरोमा और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप है। और इसके चलते जो है वो दार्जिलिंग उद्योग को जो है कहीं ना कहीं जो है वो खतरा महसूस होने लगा है कि कहीं प्रतिस्पर्धा ना बढ़ जाए, कीमतों में चुनौती ना मिलने लगे और बाजार में हिस्सेदारी के कमी का डर ना हो जाए। साथियों, इंडिया के टी इंपोर्ट से अगर हम बात करें तो आप इस चीज को बड़ा ध्यान रखिए, टॉप कंट्रीज इंडिया टी इंपोर्ट कहां कहां से होता है। तो आप देखेंगे कि केनिया, नेपाल, वियतनाम, अर्जेंटीना और ईरान जैसे देश जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस अगर हम बात करें इंडिया नेपाल टी डिस्प्यूट में, तो इंडिया के लिए जो है वो क्या है, इंडिया क्या गेन कर रहा है? डोमेस्टिक ब्रांड प्रोटेक्शन है, जीआई सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी की बात कर रहा है। नेपाल के लिए इसमें फायदा क्या है? ग्लोबल आइडेंटिटी अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और ब्रांड बिल्डिंग। इंडिया के लिए जो रिस्क है वो है नेपाल रिलेशन डैमेज, चाइना इन्फ्लुएंस रिस्क और ट्रेड ट्रस्ट डिक्लाइन। वही नेपाल के रिस्क है फार्मर क्राइसिस, एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी शॉक और रेवेन्यू लॉस। तो नेपाल इस पूरे विवाद को भारत द्वारा अपने घरेलू टी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश के रूप में देखता है। नेपाल का तर्क है कि उसका ऑर्थोडॉक्स टी इंडस्ट्री वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है और इसी कारण भारत अब विभिन्न नॉन टैरिफ बैरियर का उपयोग कर रहा है। नेपाल के अनुसार भारतीय सीमा पर बार बार क्वालिटी टेस्टिंग, कस्टम क्लियरेंस में डिले, अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नाम पर जांच, इन सबका इस्तेमाल नेपाली टी एक्सपोर्ट को धीमा करने के लिए किया जा रहा है। नेपाल का आरोप है कि वास्तविक क्वालिटी कंसर्न कम और प्रोटेक्शनिज्म जो है वो ज्यादा है। यानी भारत अपनी दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री को बचाने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी नियमों का दुरुपयोग कर रहा है। नेपाल का यह भी कहना है कि अगर क्वालिटी कंसर्न वास्तव में गंभीर मुद्दा है तो बॉर्डर पर मॉडर्न टेस्टिंग लैब जो है वह भारत के द्वारा क्यों नहीं बनाया जाता है, जिससे जांच जो है वो तुरंत हो जाए। भारत इसकी जांच जो है वो कलकत्ता में करता है, जिससे 15 से 20 दिन जो है लेट हो जाता है, जिससे जांच तेज नहीं रहती है और पारदर्शिता भी साबित नहीं हो पाती है। इसलिए अगर बॉर्डर पर मॉडर्न टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी तो जांच में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी जो है यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो बनी रहेगी। नेपाल का यह भी तर्क है कि उसके हिमालयन ऑर्थोडॉक्स टी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी गुणवत्ता के कारण लोकप्रिय हो रहा है ना कि वह किसी अवैध ब्रांडिंग के कारण। नेपाल का यह भी दृष्टिकोण है कि फेयर ये कंपटीशन का मामला है और वो मानता है कि छोटे हिमालयन प्रोड्यूसर को ग्लोबल मार्केट में जगह बनाने का जो है वो पूरा अधिकार है। यानी जहां भारत इसे जीआई प्रोटेक्शन और ब्रांड सिक्योरिटी का मुद्दा मानता है, वही नेपाल इसे ट्रेड फ्रीडम बनाम इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की लड़ाई के रूप में देख रहा है। साथियों, नेपाल के लगभग 80% टी भारत जाती है। नेपाल के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत पहले मार्केट एसेस देता था, फिर उसी डिपेंडेंसी को प्रेशर टूल बना दे रहा है। नेपाल ये चाहता है कि नेपाल ऑर्थोडॉक्स टी अलग ब्रांड बने, यूरोप और अमेरिका में डायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़े और यहीं से वास्तविक प्रतिस्पर्धा की जो है वो शुरुआत हो गई। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ ऑर्थोडॉक्स टी के जो है, नेपाली जो ऑर्थोडॉक्स टी है उसके जो है वो आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ये चाय के कुछ वेराइटीज जो हैं वो आपको देखने को मिल रही है और इससे आप इसके रंग को देखिए, किस प्रकार से इसके रंग में अंतर आपको दिख रहा है। कुल मिलाकर हमने ये कहा कि ये विवाद अब केवल टी ट्रेड तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स से जुड़ चुका है। चाइना लगातार नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। बीआरआई प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रोड, रेलवे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स। यदि इंडिया नेपाल पर अत्यधिक ट्रेड प्रेशर बनाता है तो नेपाल रणनीतिक रूप से चीन के करीब चला जाएगा और भारत के लिए इसलिए स्ट्रेटेजिक चिंता की जो है वो बात है, क्योंकि हिमालयन रीजन उसकी सिक्योरिटी बफर जोन माना जाता है। नेपाल ट्रेडिशनली इंडिया इन्फ्लुएंस जोन है। चाइना की अगर बढ़ती हुई आर्थिक उपस्थिति होगी तो भविष्य में स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो है वो मिल सकता है। अब हिमालयन रीजन में साथियों 3 अलग अलग टी आइडेंटिटी जो है वो बनकर उभरी है। हिमालयन रीजन में अगर हम बात करें तो जो टी इशू है वो कहीं ना कहीं एक तो दार्जिलिंग टी जो कि इंडिया का, दूसरा नेपाल ऑर्थोडॉक्स जो कि नेपाल का, और तीसरा चाइनीज हिमालयन टी जो कि चाइना का है। 3 देशों की कोशिश है कि उनका टी ब्रांड जो है वो ग्लोबल प्रीमियम मार्केट में स्थापित, यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ाए और जीआई प्रोटेक्शन और ब्रांडिंग को मजबूत करे। फ्यूचर में जो है इसको इस हिसाब से करें कि भविष्य में यह केवल एग्रीकल्चर कंपटीशन नहीं रहेगा, बल्कि सॉफ्ट पावर कंपटीशन,
ट्रेड डिप्लोमेसी, हिमालयन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स और ब्रांडिंग वारफेयर, इन सब का हिस्सा बने। तो कुल मिलाकर इसीलिए टी इशू जो है वो अब इमोशनल पॉलिटिकल इशू जो है वो बन रहा है। इंडिया दार्जिलिंग पॉलिटिक्स, बंगाल प्रेशर, लोकल एम्प्लॉयमेंट को ध्यान दे रहा है। नेपाल नेशनलिज्म, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और चाइना लॉबी इन्फ्लुएंस में पड़ रहा है। और इसी को लेकर जो है वो भारत और नेपाल के बीच में लड़ाई दिख रही है। और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे भविष्य में जियो पॉलिटिक्स कह रहे हैं। साथियों, अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इंडिया को इससे संभावित लाभ ये हो सकते हैं कि दार्जिलिंग टी की ग्लोबल ब्रॉड वैल्यू जो है वो सुरक्षित अगर रहती है। यदि नेपाली टी को दार्जिलिंग जैसी पहचान मिलती है तो भारत के प्रीमियम टी मार्केट पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत जीआई प्रोटेक्शन को मजबूत करना चाहता है। भारत का उद्देश्य जीआई टैग की विश्वसनीयता बनाए रखना है, इंटरनेशनल बायर का ट्रस्ट बनाए रखना है, एक्सपोर्ट प्राइसिंग में मजबूत करना है और फेक या रीपैकिंग रिस्क को जो है कम करना है। साथियों, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्रों में हजारों मजदूर टी इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर है। यदि सस्ता नेपाली टी मार्केट शेयर लेता है तो लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रभावित हो सकता है, प्लांटेशन इकोनॉमी पर दबाव बढ़ सकता है। नेपाल में अगर इस प्रकार से हो रहा है तो भारत के लिए जो जोखिम है वो यही है कि कहीं ना कहीं इससे नेपाल से रिलेशन डैमेज होंगे। अत्यधिक ट्रेड रेस्ट्रिक्शन से नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ सकता है। इससे दोनों देशों के पारंपरिक संबंध जो है प्रभावित हो सकते हैं। यदि नेपाल को लगे कि भारत दबाव बना रहा है तो चाइना आर्थिक और रणनीतिक अवसर अपने लिए बढ़ता हुआ देख लेगा और साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए चुनौती बन सकता है। साथियों, बार बार टेस्टिंग रूल्स, रेस्ट्रिक्शन और डिले से रीजनल ट्रेड ट्रस्ट जो है वो कमजोर हो सकता है और लंबे समय में इससे क्रॉस बॉर्डर बिजनेस प्रभावित होगा। साथियों, साथ में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि नेपाल जो है वो शार्क और बिमस्टेक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इन दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। तो शार्क और बिमस्टेक में भी अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो कमजोर पड़ सकता है। ग्लोबल आइडेंटिटी अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो नेपाल के लिए अगर हम बात करें तो नेपाल ग्लोबल आइडेंटिटी अपॉर्चुनिटी का जो है संभावित लाभ भी ले सकता है। नेपाल ऑर्थोडॉक्स टी को अलग ग्लोबल ब्रांड बनाने का जो है वो अवसर ढूंढ रहा है और इसे अगर अवसर मिल जाता है तो नेपाल अब केवल इंडिया लिंक्ड सप्लायर नहीं बल्कि स्वतंत्र प्रीमियम टी प्रोड्यूसर जो है वो बन जाएगा। नेपाल यूरोप, अमेरिका, ईस्ट एशिया में डायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं उसकी भारत के ऊपर जो डिपेंडेंसी वो कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सीधे नेपाल के पास आएगी। लेकिन नेपाल के लिए जोखिम ये है कि यदि भारत इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन बढ़ाता है तो छोटे नेपाली टी फार्मर सबसे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि उनकी बड़ी मार्केट अभी भी भारत है। अल्टरनेटिव मार्केट तुरंत उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। साथियों, नेपाल की टी एक्सपोर्ट इकोनॉमी अभी काफी हद तक भारतीय मार्केट और ट्रांजिट रूट के ऊपर निर्भर है। अचानक अगर ट्रेड में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी, एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा और इससे सीधा नुकसान जो है वो आय यानी कि रेवेन्यू लॉस होगा। अगर ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो टी एक्सपोर्ट रेवेन्यू घट सकता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रभावित हो सकता है, फॉरेन करेंसी अर्निंग जो है वो कम हो सकता है। अब कहीं ना कहीं लीगल एंड ट्रेड डायमेंशंस की बात करें तो भारत कहता है जीआई प्रोटेक्शन जरूरी है, नेपाल कहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है और ये डब्ल्यूटीओ स्तर भी जा सकता है। यानी कि यह मुद्दा भविष्य में डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि यह विवाद अब केवल एग्रीकल्चर या टी बिजनेस तक सीमित नहीं है। अब इसमें इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जीआई प्रोटेक्शन और फ्री ट्रेड रूल्स भी जो है जुड़ चुके हैं। भारत का पक्ष यह है कि जीआई प्रोटेक्शन जरूरी है। दार्जिलिंग टी भारत का एक प्रतिष्ठित जो है वह जीआई प्रोडक्ट है। भारत का तर्क है कि दार्जिलिंग टी की ग्लोबल रेपुटेशन को बचाना बहुत जरूरी है। फेक ब्रांडिंग और रीपैकिंग रोकना आवश्यक है। कंज्यूमर को ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। भारत को चिंता है कि यदि नेपाली टी को दार्जिलिंग जैसी पहचान के साथ बेचा गया तो कहीं ना कहीं भारत पे नुकसान होगा। लेकिन नेपाल कह रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है। भारत नॉन टैरिफ बैरियर का इस्तेमाल कर रहा है, एक्सेसिव टेस्टिंग और डिले ट्रेड को प्रभावित कर रहा है और फ्री ट्रेड स्प्रिट के भावना के खिलाफ है। यदि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन अनफेयर है तो यह रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट की भावना का उल्लंघन है, ऐसा नेपाल मानता है। साथियों, अगर यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ के स्तर पर उठा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रेड डिस्प्यूट बन सकता है और इससे जीआई राइट्स बनाम फ्री ट्रेड, नॉन टैरिफ बैरियर्स, मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, फेयर कंपटीशन रूल, अगर ये सारा का सारा विवाद बढ़ता है तो डब्ल्यूटीओ कंसल्टेशन हो सकती है, फॉर्मल ट्रेड कंप्लेंट दर्ज हो सकती है, एब्रिवेशन एंड नेगोशिएशन की स्थिति बन सकती है। तो असली संघर्ष दो सिद्धांत के बीच है, जीआई प्रोटेक्शन, लोकल आइडेंटिटी को बचाना, प्रीमियम ब्रांडिंग सुरक्षित रखना, कंज्यूमर ऑथेंटिसिटी बनाए रखना।
और दूसरा अगर हम बात करें तो फ्री ट्रेड प्रिंसिपल यानी कि ओपन मार्केट एक्सेस देना, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन के बचाव और फेयर कंपटीशन को सुनिश्चित करना। कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो इस मामले का भविष्य क्या हो सकता है? तो साथियों, भविष्य में यह मामला साउथ एशियन ट्रेड डिप्लोमेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीकल्चरल ब्रांडिंग, डब्ल्यूटीओ ट्रेड लॉ का महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है और इसी कारण विशेषज्ञ इसे केवल टी डिस्प्यूट नहीं बल्कि ट्रेड लॉ वर्सेस रीजनल पॉलिटिक्स का केस मान रहे हैं। अब यह विवाद केवल चाय के व्यापार तक सीमित नहीं है, धीरे धीरे भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। भारत की राजनीति पर दार्जिलिंग के राजनीति का जो है वो बहुत प्रभाव पड़ेगा। दार्जिलिंग भारत की सबसे प्रसिद्ध चाय पहचान है। दार्जिलिंग चाय केवल उत्पाद नहीं बल्कि क्षेत्रीय पहचान, स्थानीय गर्व, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि नेपाली चाय को दार्जिलिंग जैसी पहचान मिलने लगे तो स्थानीय लोगों को लगेगा कि उनकी ऐतिहासिक पहचान को कमजोर किया जा रहा है। हमने कहा कि वेस्ट बंगाल की राजनीति में चाय उद्योग का एक बहुत बड़ा उद्योग जो है हिस्सा है। इसलिए बंगाल सरकार, स्थानीय संगठन चाहेंगे कि दार्जिलिंग ब्रांड पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित रहे और दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों में जो बड़े लोग इस चाय उद्योग के निर्भर हैं तो उनकी रोजी रोटी जो है वह कहीं से नुकसान ना हो, क्योंकि मजदूरों की आय प्रभावित होगी, इससे रोजगार संकट पैदा होगा और यही कारण जो है ये भारत के लिए एक भावनात्मक रूप से मुद्दा जुड़ा हुआ। नेपाल के राजनीति पर जो हमने कहा कि इसके प्रभाव पर अगर हम बात करें तो इसके प्रभाव क्या है? इंडिया इज यूजिंग नॉन ट्रेड बैरियर्स, ऐसा नेपाल कह रहा है कि बार बार टेस्टिंग डिले, कस्टम डिले, क्वालिटी एक्सक्यूज की जो है वो बातें हो रही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर नेपाल इससे जो जोड़ के आ रहा है कि हम इसे अपने राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा बनाते हैं। नेपाल के मन में यह भावना बढ़ है कि नेपाल को अपनी अलग वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए, उसके चाय को स्वतंत्र ब्रांड जो है मिलना चाहिए और इसलिए नेपाल ऑर्थोडॉक्स टी अब राष्ट्रीय गौरव से जो है वो जुड़ा हुआ मुद्दा आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, भारत नेपाल टी इशू भविष्य में कई दिशा में जा सकता है। पहला ये, अगर कॉपरेशन होता है तो कॉपरेशन होगा तो भारत और नेपाल सरकार मिलकर ज्वाइंट सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। बॉर्डर टेस्टिंग लैब स्थापित कर सकते हैं। दोनों चाय की अलग अलग ब्रांडिंग तय हो सकती है, जैसे कि दार्जिलिंग टी को एक अलग पहचान और नेपाल ऑर्थोडॉक्स टी को एक अलग वैश्विक पहचान। इससे व्यापारिक स्थिरता भी बनी रहेगी, दोनों देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत रहेंगे, किसानों को लाभ मिलेगा, दोनों देशों के जो टी फार्मर्स हैं उनको स्थिर बाजार मिलेगा और ग्लोबल बायर्स को ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट जो है वो सप्लाई चेन मिलेगी। यदि भारत और नेपाल सहयोग बनाए रखते हैं तो बाहरी शक्तियों का प्रभाव कम होगा और तनाव कम होगा, व्यापार बढ़ेगा, हिमालय टी रीजन में संयुक्त प्रतिष्ठा जो है बनेगी। इसलिए बेस्ट आउटकम इसी को ही माना जाएगा। लेकिन अगर तनाव बढ़ेगा तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन बढ़ सकती है, टेस्टिंग रूल सख्त हो सकते हैं, बॉर्डर डिले बढ़ सकता है, नेपाल इसे अनफेयर ट्रेड बैरियर कह सकता है, मामला डब्ल्यूटीओ में पहुंच सकता है, मामला बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो चीन इस स्थिति का लाभ उठाकर जो है वो नेपाल में निवेश बढ़ाकर, वैकल्पिक बाजार देकर, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाकर जो है वो भारत नेपाल संबंध जो कमजोर हो रहे हैं उसका फायदा उठा सकता है। साथियों, अगर भारत नेपाल संबंध कमजोर होंगे तो साउथ एशियन रीजनल ट्रस्ट घट सकता है, हिमालयन जीरो पॉलिटिक्स में संवेदनशील मामला बन सकता है और इसलिए इसे मोस्ट डेंजरस आउटकम के रूप में जान सकते हैं। अगर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, जो कि सबसे व्यवहारिक संभावना हम कह सकते हैं, तो दोनों देश अपनी अपनी टी ब्रांडिंग मजबूत करेंगे, ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन संबंध पूरी तरह से खराब नहीं करेंगे और इसका स्वरूप यही होगा कि दार्जिलिंग जीआई प्रोटेक्शन मजबूत करेगा, प्रीमियम ब्रांडिंग पर ध्यान देगा, नेपाल ऑर्थोडॉक्स टी को ग्लोबल पहचान देने की कोशिश करेगा और नए एक्सपोर्ट मार्केट अपने लिए ढूंढेगा और इससे दोनों देशों के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन सीमित सहयोग भी जारी रहेगा और यही सबसे वास्तविक स्थिति जो है वो मानी जाएगी, क्योंकि भारत और नेपाल पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते, दोनों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध बहुत गहरे हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी होगी और व्यवहारिक सहयोग भी चलता रहेगा और इसी कारण विशेषज्ञ इसे मोस्ट रियलिस्टिक सिनेरियो जो है मान रहे हैं। साथियों, अंततः अगर हम बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेपाल की लगभग 80% टी जो है वो भारत से जाती है। नेपाल के कुछ विशेषज्ञों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो भारत पहले मार्केट एक्सेस देता था, डिपेंडेंसी और प्रेशर टूल यूज कर। नेपाल जो है वो अपना ऑर्थोडॉक्स जो है वो बना रहा है, अपने टी के लिए जो है एक नया मार्केट जो है वो ओपन कर रहा है, एक नया मार्केट ढूंढ रहा है। ये होना चाहिए जो भी चीजें हैं इस पर, इसलिए टी इशू अब इमोशनल पॉलिटिकल इशू जो है वो बन रहा है, इस पर हमने बात किया। तो चाय से आगे की बात जो है वो टी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर होगी, हिमालयन जियो पॉलिटिक्स, चाइना फैक्टर, ये सारे के सारे मुद्दे जो है जुड़। फ्यूचर सिनेरियो में हमने बात किया सहयोग का रास्ता, व्यापार युद्ध और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये तीनों के तीनों मुद्दों के ऊपर जो है हमने चर्चा की है। अंततः हम यही कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच चाय विवाद केवल व्यापारिक लड़ाई नहीं, यह ब्रांड वर्सेस मार्केट, आइडेंटिटी वर्सेस डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक वर्सेस जियो पॉलिटिक्स की लड़ाई बन चुकी है।
भारत दार्जिलिंग की वैश्विक पहचान बनाना चाहता है, जबकि नेपाल अपनी टी इंडस्ट्री को स्वतंत्र पहचान दिलाना चाहता है। अगर दोनों देशों के सहयोग बने रहें तो हिमालयन टी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियम ब्रांड बन सकता है। लेकिन यह राष्ट्रवाद और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल गया तो इस साउथ एशिया में एक और नए इकोनॉमिक टेंशन का कारण भी बन सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मुद्दे को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, क्योंकि चाय तो है जो है वो मैक्सिमम जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं उन सबकी कमजोरी है। और हो सकता है कि मुझे सुनते हुए अभी तक कई लोगों ने चाय की चुस्की ले ली भी होगी। तो जब चाय की बातें हो रही तो क्या चाय की चुस्कियां भी चल रही है? कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट नहीं किया कमेंट कर दीजिए, लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।